हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जो कि जून के लास्ट लिए आपका परीक्षा करवा लिया जाएगा। रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म ब्लू2 प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आ गया हूं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर वहां से देख सकते हैं और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे, जो कि आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किया है, आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 25 नंबर क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 13 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड लिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो ये 1882 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही देश का प्रथम शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का विकास और बेहतर प्रबंध के लिए क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तुत किया था। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ऊट घोषणा पत्र आया था, जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है। तो ये है हॉकी विश्व कप 2023 का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 2023 में विश्व कप हॉकी में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर अपने नाम खिताब हासिल किया है। बर्मिंघम में आयोजित 22वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर पेरी रहा था। फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका शुभंकर तोजनी था। इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है। तो भैया ये हुआ है गरबा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डांडिया और गरबा जो कि गुजरात से संबंधित है, यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान का है, सपेरा जाति की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। वही छौ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में प्रचलित लोक नृत्य हैं, जिसे सूर्य पूजा के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये है एशिया में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है एवं इसकी मुद्रा तोगरिक है। गोबी मरुस्थल जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खाली स्थान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो ये है भारत बांग्लादेश की सीमा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये सीमा 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। वही विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कनाडा है। कनाडा अमेरिका के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, वन्य जीव विविधता संस्थान IFB खाली स्थान में स्थित है। तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन जो कि केरल में होता है। अगला प्रश्न, और जम्मू कश्मीर में केसर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो ये है आकाश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। वही त्रिशूल मिसाइल जो कि सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। अगला प्रश्न, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो यह है इंद्रजाल नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत ने हैदराबाद के ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित यानी आर्टिफिशियल संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया था। अगला प्रश्न, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन और उपलब्धता की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो ये है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1972 में की गई थी, जिन्हें हम हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। बोरलॉग पुरस्कार कृषि, पर्यावरण के क्षेत्रों में एवं शोध के लिए भी दिया जाता है। अगला प्रश्न, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने हेतु चंद्रमा लैंडर सिम लॉन्च किया था? तो ये जापान ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये 2010 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 2023 में पिछले साल 19वें एशियाई खेलों में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी करने वाला थाईलैंड, जो कि 4 बार किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बोला जा रहा है कि ऑपरेशन गंगा इराक से संबंधित है, तो ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत नागरिकों जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित है, ऑपरेशन राहत यमन से संबंधित है एवं ऑपरेशन देवी शक्ति है अफगानिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता खाली स्थान संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली और कानून का शासन भी लिया गया है। वही फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्ति ली गई है। वही दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाया गया है। अगला प्रश्न, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए ए और बी सी तीनों सही सुमेलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जो कि ये समाज सुधार से संबंधित है। वही आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में किया गया था एवं इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और सत्यार्थ भौमिक है एवं इनकी प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो का नारा है। अगला प्रश्न, जो कि फिर से यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो ये है असीरगढ़। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असीरगढ़ किला को अहीर राजवंश के राजा आशा अहीर ने बनाया था। अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के किले को जीत लिया था, जो अकबर का अंतिम विजय अभियान रहा था। प्राचीन भारत में कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी बुद्ध की यात्रा वेदांतों में मिलता है। गुलबर्गा जो कि कर्नाटक दक्कन के पठार में स्थित है, इस जिले से 2 प्रमुख नदियाँ कृष्णा और भीमा बहती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ये सांची को मानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। वही अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, जातक कथा संबंधित है? तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ इसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हो जातक कहलाता है, जो कि पाली भाषा में संकलित की गई है। अगला प्रश्न, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो ये सीर-ए-अकबर शीर्षक से अनुवाद किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहाँ ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। वही मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना रही थी। दारा शिकोह मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य रहा था। अगला प्रश्न, यहाँ बोला रहा है कि सुमेलित कीजिए। संगीतकार और वाद्य यंत्र दे रखा है।
तपान्ना घोष बांसुरी से संबंधित है। पालधर रघु आपका ये मृदा से संबंधित है। लतीफ़ खां तबला से संबंधित है। और एस बालचंद्रन आपका ये वीणा से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी 4321 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो ये है राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ताजमहल 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में शामिल किया गया था। वही सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के कोणार्क में है, ये 1984 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है। तो ये मध्यमंडल में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्यमंडल का विस्तार जो कि समुद्र तल से 50 से 80 या 85 किलोमीटर तक पाया जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को हम मेसोपोज कहते हैं। यहाँ तापमान में गिरावट होती रहती है। वायुमंडल को तापमान की स्थिति तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 विभिन्न स्तरों पर बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयनन मंडल और ब्रह्मंडल। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये है शरावती नदी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी। तो ये होगी 1.30 लाख, यानी 1.5 लाख से कम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत समतल क्षेत्र में आवास सहायता राशि 1.20 लाख है। केंद्र एवं राज्यों की सहायता अनुदान राशि जो कि समतल क्षेत्रों के लिए 60:40 का रहता है, वही पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10 का रेशियो रहता है। अगला प्रश्न, हराई IMN अथिष्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है भगत सिंह जी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो ये BR अम्बेडकर जी ने प्रारंभ किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1927 में प्रारंभ किया गया था। 1924 में अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले बाल गंगाधर तिलक जी रहे थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक जी ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पात्र बनाया था। वही महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद का संपादन शुरू किया गया था। 1909 में वीर सावरकर जी ने 1857 की भारत क्रांति पर आधारित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी। अगला प्रश्न, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये R.C. मजूमदार जी की लिखी गई तथाकथित रही थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखित पुस्तक असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी, 1859 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो बोला जा रहा है कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि इसके रचनाकार हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय नहीं है, श्री केशव चंद्र सेन है। तत्वबोधिनी समाज जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एवं सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता ज्योतिबा फुले जी हैं। अगला प्रश्न, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। तो ये थे पुर्तगाली, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुजीद की सहायता से पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट के 1498 को पहुंचा था। वास्को डी गामा ने भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ था। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन बढ़ा था। वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में
आगमन हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1608 में हुआ था। वही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1664 में रहा था। अगला प्रश्न, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो ये चावल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है जो पर्यावरण दृष्टि से ग्लोबल वार्मिंग के लिए हानिकारक रहता है। वही विश्व की प्रमुख खाद्य फसल गेहूँ है। चावल की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चावल के उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, बिहार हैं। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। फिर से यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको 61 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। 1919 का अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन के संस्थाओं का विकास किया जाए, यानी ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य हैं। 1919 के अधिनियम के मुख्य बातें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकारों को स्पष्ट विभाजन कर दिया गया था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को द्विसदनीय बना दिया गया था एवं इनकी मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना था। और प्रथम बार उसी समय भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार भी दिया गया था। अगला प्रश्न, 17 वसान करना राष्ट्रपति को किस शक्ति से संबंधित है? तो यह विधायी शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 85 में 17 वसान और विघटन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। संसद का 17 वसान राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। भारत में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास अभिलेखनीय न्यायालय के अंतर्गत 2 शक्तियाँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं, जो कि रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। वही अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय जो कि अभिलेख न्यायालय होगा। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चीन के द्वारा 1962 को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया था। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। कारगिल युद्ध के नायक विक्रम बत्रा जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, ईरान की मुद्रा क्या है? तो यह है रियाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करून नदी ईरान की सबसे प्रदूषित नदी है, जो जंगरास पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगला प्रश्न, विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? तो ये कुल 5 देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापान येन, यूरोपीय यूरो और भारतीय रुपये, जो कि भारत की है। अगला प्रश्न 68 नंबर, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संस्कृत को 2004 में मान्यता दी गई थी, जो कि ये कथन असत्य है। 2005 में इसकी मान्यता दी गई थी। कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, उड़िया भाषा को ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को 2005 में, बाकी कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, और संस्कृत को 2005 में, और मलयालम को 2013 में, तेलुगु को 2008 में दर्जा दिया गया था। संविधान अनुच्छेद 351 में जो कि संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लोक व्यवस्था का अनुरक्षण आपका ये राज्य सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पानीपत के द्वितीय
युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार का भी शुरुआत हुई थी, ये भी कथन सत्य है। एवं हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन का दौरान जून 1576 में लड़ा गया था, जो कि एक ऐतिहासिक युद्ध रहा था, ये भी कथन सत्य है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी, जो कि ए और बी सही सुमेलित है। अकबर के शासनकाल में जो कि मुगल वंश का सर्वाधिक विस्तार रहा था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र, जिसे हेमू बोलते हैं, अकबर के नेतृत्व में सेनापति बैरम खां और जमाल खां के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? तो यह है पंचायत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 क से 243 न के प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 ग के अधीन राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध कराने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं BS मिन्हास जी, यानी बगीचा सिंह मिन्हास जी, जो कि ये भारतीय अर्थशास्त्री रहे थे एवं इन्हें 2003 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल नहीं हो सकता, ये कथन गलत है। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है। तो कथन 1 और 3 सही सुमेलित है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, जो कि इस योजना में पात्रता के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो ये फॉर्म नंबर 6 का बी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्म 6 का उपयोग नया वोटर कार्ड बनाने के लिए किया जाता है। फॉर्म 8 का उपयोग मतदाता सूची में संशोधन के लिए किया जाता है एवं फॉर्म 7 का उपयोग किसी का नाम वोटर लिस्ट में हटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये सदिया और धुबरी के 2 स्थानों को जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है एवं इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। फिर से यहाँ से मैथ रीजन का प्रश्न शुरू हो गया, तो मैं आपको 91 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चिड़ी नाम दिया था? तो ये है अवध राज्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1856 में ही अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो कि 1848 से लेकर 56 तक रहा था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत जो कि हड़पने की नीति का प्रयोग किया था एवं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो ये कथन गलत है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहते हैं एवं रेड क्लिफ लाइन आपका यह भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्लिफ आयोग के द्वारा बंगाल और पंजाब का विभाजन कर दिया गया था। अगला प्रश्न 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो ये झारखंड की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल से भारत का 5 राज्य का सीमा मिलता है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है? तो ये है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है एवं भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम जेम्स चामियार रहे थे। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है
और भारत के उच्चतम न्यायालय में 34 मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस की ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है, वही अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑप्शन सी, जो कि दोनों 1 और 2 सही है। ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पे बढ़ती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में होती है। ध्वनि की चाल जो कि दाब पे निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न, कोलाइडी विलयन में टनल प्रभाव होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोलाइड से लंबवतः प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश का गमन पथ दिखने लगता है एवं इसी गुण को हम टनल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी जो कि ये विषवांगी विलयन है। सोल पायस एरोसोल जो कि आपका ये कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। अगला प्रश्न, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता? तो श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्केलमेंथिस संघ को ही गोल कृमि कहते हैं। तो यह भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 में सूची 2 को दिए गए बिंदुओं को सम्मिलित कीजिए। द सेक्सटेंट जो कि आपका ये 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापने में किया जाता है। उसके बाद यूरोमीटर आपका ये वर्षा की मात्रा को मापने में किया जाता है। थर्मोमीटर तो ये किसी सतह की तापमान को मापने में किया जाता है। एवं पायरोमीटर आपका ये विकृत ऊष्मा को अल्प मात्रा में मापने में किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए, डी, सी भी सही उत्तर हो जाएगा। खाली स्थान इकाई सीपीयू वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन का नियंत्रण या निर्देशित करता है। तो ये है नियंत्रण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं इसको, जो कि यह सभी बुनियादी तार्किक और अंकगणितीय संचालन गतिविधियाँ निष्पादित करता है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना रहता है? तो ये 14:3 रहता है। अमोनिया जिसका सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन 7 जिसका परमाणु संख्या होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 परमाणु संख्या यानी 14 3 17 हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 और अमोनिया में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 3। तो इस प्रकार 14:3 हो गया। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, तो ये हाइबर विधि द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें शुद्ध नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाता है जिससे अमोनिया बनती है। यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि किसी प्रकाश किरण के माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक रहता है। तो आपने फार्मूला पढ़ ले होगा कि NBA जो कि आपका ये साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 3/2 एवं बटा 1/2। तो इसका 1/√2 होगा। इसका हर का परिमाणीकरण कीजिएगा तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी √2/1। 3/2 इंटू 2/1/√2, 2 से 2 कटेगा तो आपका √3/√2 सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुनिश्चित रखता है? तो ये ओजन करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजन की खोज स्कोनबीन ने की थी। ओजन का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए करते हैं जिसे हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। अगला प्रश्न, सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें खाली स्थान वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति को मापने के लिए एक पारश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये पानी के अंदर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोनार जिसका फुल नेम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न, फिर यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट 120
121 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो वह रोग कहलाता है। तो वह रोग कहलाएगा लिंग संलग्न अप्रभावी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो भैया ये रेडॉन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेडॉन का उपयोग रेडियोधर्मी अनुसंधान और कैंसर के इलाज में किया जाता है। आर्गन, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये अक्रिय गैस है। नियोन, जो कि लैंपों और ट्यूब में प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाने वाली जाती है। सजावट व विज्ञापन चिन्हों के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न दाब पर नियोन गैस में, जो कि विद्युत परिपथ में कराने पर लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश एंटीबायोटिक्स पॉलीपेप्टाइड होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन एवं टेट्रासाइक्लिन। जीवाणुओं को निष्प्रभावी करने वाले पदार्थ को हम एंटीबैक्टीरियल कहते हैं और कवकों को निष्प्रभाव करने वाले पदार्थ को हम एंटीफंगल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कॉर्नेलियस को किस रूप में जाना जाता है? तो ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिनियस के अनुसार किसी जीव का नामकरण जो कि 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रथम अक्षर वंश का नाम और दूसरे में उसके जाति को सूचित करता है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें मैग्नीफेरा वंश का नाम है एवं इंडिका जाति का सूचित करता है। अगला प्रश्न, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ठोस द्रव गैस, जो कि दोनों सेम हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि गैसों के अणुओं की गति तीव्र होती है, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। गतिज ऊर्जा किसी गैस का उसके परम तापक का समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब परिपथ में अतिभारण, जैसे ओवरलोडिंग करते हैं या लघुपातन, शॉर्ट सर्किट करते हैं के कारण बहुत अधिक धारा प्रभावित होती है तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। सस्ता फ्यूज तार, जो कि शीशा और टिन का मिश्र धातु का बना होता है, वही अच्छे फ्यूज तार सिर्फ टिन का बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। सिरका में अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, वही नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने और चांदी को शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जड़ तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो ये भैया जाइलम करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाता है, जो कि ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर जो कि संवहन बंडल का निर्माण करता है, जो कि दोनों ये ऊतक संवहन ऊतक भी कहलाता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे जल का और यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है फ्लोएम। दामा मानव शरीर के खाली स्तन का विकार है, तो ये श्वसन तंत्र का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा रोग जिसमें रोगी को खांसी, कष्ट, श्वास आदि के कभी कभी दौरे उत्पन्न होते हैं, उसको हम दामा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता? तो यहाँ पे देखिए कि प्लवक, मानव मछली टिड्डा और भेड़िया घास सांप बाघ आपका ये आहार श्रृंखला का घटक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तक का उदाहरण नहीं है? तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देना यह अपवर्तन कारण नहीं है, यह प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में शामिल होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइकोपोडियम ट्रैकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो ये लाइकोपिस्टा का सदस्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि एक आकर्षक पौधा होता है, शादी विवाह में या अवसरों पे सजावट में ये काम आता है। अगला प्रश्न, लाइकोपिस्टा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यकता होता है? तो ये होता है आयरन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आयरन फेरस 2+ इलेक्ट्रॉन के साथ ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। हीमोग्लोबिन रक्त के आरबीसी में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिक्सल जो कि ये सबसे सूक्ष्म बिंदु होता है जिसके द्वारा चित्र की गुणवत्ता को प्रकट किया जाता है, और पिक्सल रंगों की प्रकृति पे, रंगों की तीव्रता पे निर्भर करता है। रंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग। आपका लाल, हरा, नीला आपका ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है, वही पीला सयाने या मैजेंटा बोलते हैं जिसको द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका 75 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 75 नंबर क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।